नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत आप सभी का आज सवेरे में। हर दिन जब नई सुबह होती है तो बहुत सारी उमंगें, बहुत सारे सपने, बहुत सारी उम्मीदें लेकर आती है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस दिन का किस तरह से सदुपयोग करते हैं। और जो जीवन में कहा जाता है कि हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, ऊपर चढ़ना चाहिए, तो हम कितना ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ पाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमें ही सुनिश्चित करना होता है। आज जो हमारे मेहमान हैं, ये भूमिका उनके लिए भी, क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर हैं, माउंटेनियर हैं और साथ ही राइटर हैं। आइए स्वागत करते हैं रविंद्र कुमार जी का। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आज सवेरे में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तपस्या जी। लेकिन आपका परिचय जो है वो शब्दों में समेटना मुश्किल है, क्यों ना दर्शकों को दिखाया जाए आपके जो अनुभव रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि दर्शक हमसे जानकर अगर कुछ लाभान्वित हों तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आइए देखते हैं जी। ये सब देखना तो वाकई, देखने से इतना रोमांच हो रहा है, तो आपने तो ये सब अनुभव किया है, वाकई बहुत एनरिचिंग रहा होगा। ये सब आपसे जानेंगे, लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत जो है या किसी भी सफ़र की शुरुआत है उसमें संगीत का अपना महत्व है। आप संगीत पसंद करते हैं? जी, मैं पसंद करता हूँ, सुनना सिर्फ। जी नहीं, आप निश्चिंत रहिए, हम गाने के लिए आपसे फिलहाल नहीं कहेंगे। दर्शकों को भी आइए संगीत की रसधारा में बहले चलते हैं। तो रविंद्र जी, हम सिलसिला शुरू करें तो आप आईएएस ऑफिसर हैं, फिर आपको लगा कि ये ऊंचाई थोड़ी कम है और ऊपर चढ़ना चाहिए, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का आपने सोचा। लेकिन अगर शुरुआत से बात की जाए तो शिक्षा दीक्षा किस तरह से शुरू हुई? जी, मैं गांव में ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा हूँ। क्लास 1 से 5 तक की शिक्षा एक ग्रामीण स्कूल में हुई, हिंदी मीडियम। इसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें सिलेक्शन हुआ। 6 to 10 वहाँ से की। फिर 10th में अच्छा मार्क्स आया तो मैं रांची में एक DAV जवाहर विद्या मंदिर है, मेकन के नाम से फेमस है, वहाँ से +2 की। सेम ईयर IIT में हो गया तो मैं TS चाणक्य, एक कॉलेज है मर्चेंट नेवी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ से ग्रेजुएशन किया, फिर जॉब में आ गया। तो आपको शुरू से स्पष्ट था कि आपको सिविल्स में आना है, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है? बचपन में ये ज़रूर था, क्योंकि मेरे मामा जी बिहार पुलिस सर्विस में थे, तो जब भी वो आते थे तो मुझे लगता था चलो मतलब उनकी तरह बनेंगे, DM बनेंगे, SP बनेंगे। बट बीच में आपने देखा कि +2 के बाद TS चाणक्य ज्वाइन किया, फिर मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया, तो हमें लगा कि इधर मैंने ट्रेनिंग की है तो कुछ दिन काम कर लेता हूँ। वो कुछ दिन अलग बात है कि 7-8 साल
हो गया। इसके बाद चूँकि दिली ख्वाहिश थी तो मैं फिर से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किया, फिर सिलेक्शन हो गया और जो ड्रीम जॉब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वो मिल गया। जी, तो सिविल्स के लिए कहा जाता है कि बहुत मेहनत, बहुत तैयारी लगती है, कभी कभी तो खुद को भी भूलना होता है, इतना ज़्यादा पढ़ना लिखना होता है। तो नौकरी के साथ साथ किस तरह मैनेज कर पाया? देखिए, नौकरी के बीच में हमने ब्रेक लिया, फिर तैयारी करता था और 3 स्टेज में एग्ज़ाम होते हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो मेंस के बाद अच्छा खासा गैप रहता है, तो शिपिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई यूज़ टू एंजॉय दैट जॉब, तो मैं मेंस के बाद वहाँ चला जाता था, फिर से इंटरव्यू के पहले आ जाता था। तो ये कोई, अगर आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं तो हमें लगता है कुछ भी चीज़ टफ नहीं है। आपने वो स्टेटमेंट सुनी होगी पाउलो कोएल्हो की कि इफ़ यू रियली वांट समथिंग टू हैपन द होल वर्ल्ड कंस्पायर्स टू हेल्प यू अचीव इट। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी और दिल से ऑनेस्टली मेहनत कर रहा था, तो हमें नहीं लगता था कि टफ है। इनफैक्ट मतलब आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, क्लियर होने से पहले। तो वो कॉन्फिडेंस भी हमें लगता है समहाउ, जैसा कि हमने अभी लिखा है मैनी एवरेस्ट में पॉजिटिव। ये जो किताब आपकी हम देख सकते हैं और दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे, रविंद्र कुमार जी की ये किताब है मैनी एवरेस्ट। तो इसी का भी आप जिक्र कर रहे थे जी। तो हम थॉट फॉर द डे, हमारा एक सेगमेंट इसमें होता है आज सवेरे में। तो आप, हमें लगता है कि आपके श्रीमुख से आते हुए ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं आप फिर से इसको थोड़ा इत्मीनान से एक बार हमें बताएं। इफ़ यू रियली वांट समथिंग टू हैपन द होल वर्ल्ड कंस्पायर्स टू हेल्प यू अचीव इट। मतलब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो आपकी दुनिया हेल्प करती है, समाज के लोग हेल्प करते हैं उसको अचीव करने में। क्या बात है जी। तो बहुत सुंदर, ये था थॉट फॉर द डे। और हम बहुत बार ये देखते हैं, सुनते हैं कि जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, जो मूल्य हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिसको कहते हैं कि जीवन में चरितार्थ कर पाते हैं। आपने वो किया है। तो जब आप एक सिविल्स की एक ऊंचाई आपने जो है हासिल कर ली, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, और ये हम दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि आप पूरे भारतवर्ष में अकेले प्रशासनिक अधिकारी हैं, अकेले IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट कॉन्क्वर किया है। तो ये अचीवमेंट है अपने आप में अगर देखा जाए। इसका ख्याल रविंद्र जी कैसे आपको आया? नहीं, पहले तो कम्प्लीमेंट के लिए आपको धन्यवाद। एक्चुअली IAS ज्वाइन करने से पहले या ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी इसका बिल्कुल ख्याल नहीं आया था। फर्स्ट टाइम मेरे मन में माउंटेनियरिंग सीखने का ख्याल तब आया जब सिक्किम कैडर डिक्लेयर हुआ था। पहले, अभी मैं उत्तर प्रदेश कैडर में हूँ, इसके पहले सिक्किम में था। तो जब जनवरी 2012 में सिक्किम कैडर डिक्लेयर हुआ तो हमने उसके बारे में पढ़ा कि सितंबर 2011 में वहाँ एक अर्थक्वेक आया था जिसमें कि बहुत सारे माउंटेनियर्स का हेल्प किया गया था डिसकनेक्टेड एरिया में पहुंचने के लिए, बिकॉज अर्थक्वेक के कारण रोड वगैरह टूट जाते हैं। तो मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया कि क्यों ना माउंटेनियरिंग सीख लिया जाए, कभी भविष्य में होगा तो मैं पहुंच सकता हूं, अभी यंग हूं। तो फिर ये पहले ख्याल आया। उसके विदिन 1 मंथ फिर ये आइडिया सोचते हैं, डेवलप होता है। तो मुझे लगा जब सीख लूँगा माउंटेनियरिंग तो क्यों ना एक पिक ट्राई किया जाए, और थोड़ी ऊंची उड़ान है बचपन से, तो मुझे लगा चलो माउंट एवरेस्ट ही ट्राई करते हैं। माउंट एवरेस्ट फिर हमने फिक्स कर लिया, फिर बाद में तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट पिक फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या बात है। लेकिन ये पूरा एक्सपीडिशन जो है उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, पूरा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, किस तरह से सब चलता है ये? जी, जुलाई 2012 में मैं सिक्किम कैडर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया। 1 ईयर की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। चूँकि प्लान हमने बताया कि जनवरी में सिक्किम कैडर अलॉट हुआ था और फरवरी में प्लान बन गया था, तो मैंने प्री प्लान मेंटली कर लिया था कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो दिक्कतें हुई, समहाउ हमने अपने सीनियर्स को कन्विंस किया, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि हमारे ट्रेनर भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, कि हमें छुट्टी चाहिए माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग के लिए। तो HMI दार्जिलिंग में बेसिक और एडवांस कोर्स किया। बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स 28 डेज, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स 28 डेज, ये हो गया। इसके बाद से मैं लंबा ट्रैकिंग करता था और जॉगिंग, ऑलमोस्ट मिनिमम 1 आवर जॉगिंग इन द मॉर्निंग, और वीकेंड पे 25 से 30 किलोमीटर ट्रैकिंग। कभी कभी अगर 2-3 दिन की छुट्टी है तो मैंने 56 किलोमीटर इन अ डे ट्रैकिंग किया है, गैंगटॉक टू मंगन, उसमें भी वेट के साथ। तो नहीं, यू नीड दैट। अगर आप सपना बड़ा रखते हैं तो उसके पीछे इनपुट तो देना पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट का लास्ट स्ट्रेच होल नाइट क्लाइंब होता है 12 घंटे का, उसको हमने यहाँ प्रैक्टिस किया कि 12 घंटे दिन में चलूँगा, तो वो 56 किलोमीटर था।
तो और भी दिक्कतें थी, कुछ फाइनेंशियल था, किसी एवरेस्ट एक्सपीडिशन का मेंबर होने में बहुत दिक्कतें हुई, बट जैसा कि हमने एक स्टेटमेंट आपको बताया, मैं अंदर से फुल्ली डिटरमिन्ड था जी। तो मेहनतें लगी, परेशानियां हुई, बट फाइनली 19 मई 2013 को मैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंचा जी। लेकिन ये जैसे आपने बताया कि परिश्रम, मेहनत और कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, हम सब बातें जानते हैं, लेकिन कहीं रविंद्र जी जैसे कहते हैं थोड़ा सा कहीं एक भय भी था, डर भी था? देखिए, इस चीज़ में मैं बोस्टिंग नहीं है, बट मैं ये बताऊंगा कि बचपन से कॉन्फिडेंस है और मैं नेगेटिविटी पे कम, मतलब पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करने का एक हैबिट हो गया है। मैं कभी कम ऐसा अगर मन में ख्याल भी आया कि नहीं होगा तो क्या होगा, या माउंट एवरेस्ट पे कहीं नहीं चढ़ा तो क्या होगा, ये लोगों के मन में ज़्यादा आता है, बट मेरे मन में ये नहीं के बराबर ख्याल आया था। मतलब आई यूज्ड टू विजुलाइज कि मैं दिल से मेहनत कर रहा हूँ, कोई कमी नहीं है और जितना चाहिए इसके लिए उससे ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा मेहनत करूँ और कहीं न कहीं भगवान मुझे सक्सेस देंगे। और मैं विजुलाइज करता था, आई यूज्ड टू विजुलाइज कि माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम कर रहा हूँ, ऊपर पे जाके इंडियन ट्राई कलर जो है होइस्ट कर रहा हूँ। तो ये हमें लगता है ये विजुलाइजेशन भी हमने ऑब्जर्व किया है, इसको बुक में भी लिखा है कि ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो ये पॉजिटिव विजुलाइजेशन प्लस मेहनत प्लस एक डिटर्मिनेशन और कभी ना पीछे हटने का वो एक जज्बा, इसमें बहुत कुछ हेल्प किया है जी। अब ये पूरा जो प्रोसेस रहा पहुंचने का और ट्रैकिंग का, सब चीज़ों का, जब आप बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए और फिर फाइनली जिस तरह से आपने फ्लैग वहाँ पे होस्ट किया, तो उस समय क्या फीलिंग थी आपकी? अब देखिए, आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करें, बहुत बड़ा ड्रीम हो, ड्रीम जब रियलाइज हो जाए, आप ड्रीम पालें तो ऑब्वियसली बहुत खुशी होगी। बट माउंट एवरेस्ट के केस में मैं आपको रियली बताऊं कि जब आप पूरी रात क्लाइंब करते हो और थके हुए होते हो, -40 डिग्री टेम्परेचर, 1/3 ऑक्सीजन जो कि यहाँ पा रहे हैं, और इसके बाद जो टेरेन है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है, प्रेशर भी यहाँ का 1/3 है, तो बहुत ही हॉरेबल सिचुएशन होता है। तो खुशी ज़रूर होती है ड्रीम पाने की, लेकिन वो ऐसा जगह है, इतना डेंजरस प्लेस है कि इमिडिएटली नेक्स्ट थॉट आपके मन में होता है कि चलो कहीं सेफ जगह जाएं उतरने की। तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा वर्ल्ड को टॉप ऑफ द वर्ल्ड से देखकर, लेकिन नेक्स्ट ख्याल था कि चलो जल्दी से बैक टू कैंप 4 जाएं, जो कि 5-6 आवर्स का फिर डिसेंड होता है। तो ये था मेरा फीलिंग। तो खाने पीने का यहाँ पर रविंद्र जी किस तरह का आप लोगों का सब रहता है? खाने पीने का बेस कैंप 5400 मीटर पर है, वेल एस्टैब्लिश होता है, मतलब होता नहीं, हर एक साल किया जाता है, चूँकि वो ग्लेशियर के ऊपर होता है। तो उसमें आपको नॉर्मल डे टू डे यहाँ खाते हैं, आजकल कॉमर्शलाइजेशन हो गया, एजेंसी प्रोवाइड करवाती है, बट वहाँ पे ये डिफ़िकल्टी है कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वहाँ भी बहुत डिफ़िकल्टी है। तो इतना ऐसा वाला लाइफ नहीं है, ऑल्दो खाना मिलता है वो डाइजेशन नहीं होगा, वॉमिटिंग होगी, स्लीपलेसनेस, कमजोरी धीरे धीरे। उसके ऊपर कैंप 1 तो जस्ट एक ट्रांजिट कैंप है। कैंप 2 में चावल दाल जो नॉर्मल पका हुआ सिंपल, वेरी सिंपल फूड मिलता है, उसके ऊपर आपको कुक्ड फूड नहीं मिलता है। आप सत्तू या चॉकलेट या हॉट वाटर इससे काम चलाते हैं, तो इसके कारण वेट लॉस बहुत होता है। जो फाइनल क्लाइम में मिनिमम आप 5 kg लूज करते हैं 7-8 दिन के क्लाइम में। तो इन टोटल ये पूरा एक्सपीडिशन जो है कितने दिन का रहता है? इन टोटल अगर आप काठमांडू टू काठमांडू काउंट करें तो लगभग 2 महीने लगते हैं। ओके। हाँ, ये स्लो है। काठमांडू से मतलब एक फ़्लाइट है, एक जगह जाते हैं, वहाँ से फिर 10 दिन का लगभग ट्रैकिंग है, फिर बेस कैंप पे जाते हैं, फिर स्लोली ऊपर जाते हैं। क्यों? एक कैंप 1 पे गए, फिर लौट आए, फिर 2-3 दिन रेस्ट लिए, फिर कैंप 1 गए, कैंप 2 गए, वहाँ ओवरनाइट स्टे किए, फिर लौट आए। या कोई टीम कैंप 2 के बाद कैंप 3 चली जाती है, जो कि 7200 मीटर पर है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, चढ़ने के बाद उतरते क्यों हैं? वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, टाइम है। वो इसलिए करते हैं कि हमारा बॉडी यहाँ के लिए अडेप्टेड है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, जैसे जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन चेंज होता है तो हमारे बॉडी को स्लो एडेप्टेशन चाहिए। तो जब आप कैंप 3 पे एक रात गुजार के सक्सेसफुली लौट आते हैं, देन यू आर कंसिडर्ड फिट फॉर फाइनल क्लाइंब। अगर बीच में कुछ दिक्कतें हो गई तो फिर वो एक्सपीडिशन कैंसिल करके लौटना पड़ता है।
रविंद्र जी, इसमें हम जब आम जीवन की बात करते हैं तो इतने लोगों के बीच में रहते हैं, सब तरह की चीज़ें बीच में आप देखते हैं, लेकिन जब आप माउंट एवरेस्ट पर हैं, पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाता है, नेचर के इतने नज़दीक और रिस्क भी उसमें बहुत सारा होता है, क्या फीलिंग होती है उस समय? दुनिया कैसी नज़र आती है? देखिए, एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग प्लस लेसन मुझे मिला वो ये है कि ह्यूमन बीइंग इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ नेचर, नेचर इज ऑल माइटी। वहाँ पे आप स्पेशली 8000 मीटर के ऊपर जब आप क्लाइंब करेंगे तो देर इज नो रेस्क्यू एक्सेप्ट यू एंड गॉड। चूँकि हेलीकॉप्टर रेस्क्यू नहीं है पॉसिबल, एयर बहुत थिन रहता है, हेलीकॉप्टर का फिन लोड नहीं ले पाएगा। 8000 मीटर के ऊपर जो मैक्सिमम हाइट पे रेस्क्यू हुआ है वो 8000 मीटर है। बाकी मतलब ह्यूमन बीइंग अकेले वहाँ पे चलने वो काफ़ी है, दूसरे को खींचना नियर इम्पॉसिबल है। चूँकि रास्ता संकीर्ण है, टेरेन डिफिकल्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो वहाँ पे अगर आपको कुछ होता है तो फिर डेथ होते हैं, वो डेथ जोन माना जाता है 8000 मीटर के ऊपर। और अभी भी ऐसा लिखा हुआ भी है, बोला भी जाता है कि मोर देन 200 डेड बॉडीज वहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा। डिकम्पोज नहीं होता है, डीके नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे माइक्रोब्स नहीं है। तो ये बात है, मतलब यूनिक एक्सपीरियंस है। इसलिए हमारा ये मानना है कि ह्यूमन को नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। कभी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण इतना ना हम अपने आप में वो एक दम्भ होती है वो न फील करें कि नेचर को इग्नोर करें। अगर हम माउंट एवरेस्ट से आगे चलें तो वहाँ भी आपको लगा कि ये ऊंचाई भी कम है, कुछ और हासिल किया जाए, तो फिर आप मिनी एवरेस्ट पे आ गए। यानी ये किताब आपने लिखी, तो इसका आइडिया आपने कैसे कंसेप्चुअलाइज किया? एक्चुअली जब 2013 में मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके लौटा तो बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग सीनियर्स इन सर्विस, वेल विशर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव ने बोला कि व्हाई डोंट यू डॉक्यूमेंट योर जर्नी। क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोग एवरेस्ट चढ़े हैं, उन्होंने मतलब थ्रिलिंग जर्नी डॉक्यूमेंट की है। तो फिर मुझे लगा कि सिंपली डॉक्यूमेंटिंग माय ओन जर्नी, इससे पब्लिक को क्या मिलेगा? मतलब मेरा है कि आउटकम आना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में इनपुट डालते हो तो आउटपुट आना चाहिए। और सिंपली मतलब मेरा ठीक है, कुछ लोग हो सकता है जो लोग माउंटेनियरिंग परस्यू करेंगे वो पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए, मुझे लगा कुछ बड़ा करना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए ज़्यादा यूजफुल है। तो इसमें पॉजिटिव विजुलाइजेशन एक थ्योरी दी है। थ्योरी मतलब एक ऐसा नहीं है कि किताब की थ्योरी है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमने ऑब्जर्व किया है, फिर उसके बारे में पढ़ा, साइंटिस्ट ने क्या बोला है, योगीज ने क्या बोला है, कुछ अच्छे योगीज हैं, अच्छी बुक लिखे हैं, यूनिवर्सिटी ने क्या रिसर्च किया है, उस सब को पढ़ने के बाद डॉट को कनेक्ट करके ये एडवांस पॉजिटिव विजुलाइजेशन दिया है। ये एम करते हुए कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, डीमोटिवेटेड, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इसको पढ़ें, मोटिवेट हों, और जो भी उनका अनफुलफिल्ड ड्रीम है, जैसे मैंने बहुत सारे अपने छोटे छोटे ड्रीम को पूरा किया है, तो ऐसे मैं चाहता हूँ वो लोग भी इसको पढ़ें और ड्रीम को पूरा करें। बट एक बात मैं आपको बताता हूँ कि थ्योरी तो बहुत सारी एग्जिस्ट कर रही है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, थ्योरी से वो लोग एक्चुअल में कैसे परिवर्तित करेंगे। इसलिए हमने अपना स्ट्रगल दिखाया है कि जहाँ पे लाइफ में लो आती है, वहाँ पे अगर आप पॉजिटिव विजुलाइजेशन करें तो वो आपकी लाइफ को कितना सुंदरतम बनाता है। तो वो अच्छे से प्रैक्टिकली समझने के लिए रीडर्स को मेरी पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी कि लाइफ में जहाँ जहाँ नेगेटिविटी आया है, प्रॉब्लम्स आया है, नॉर्मली वहाँ पे लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, लौट आते हैं। वहाँ पे अगर स्ट्रगल कंटिन्यू रखें विद पॉजिटिव विजुलाइजेशन, सक्सेस मिलेगी। वही पूरे बुक का आउटकम है। बहुत बढ़िया। लेकिन ये रविंद्र जी बात मन में आती है कि सोशली जो हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है, सोशल सिस्टम, उसमें ये होता है कि आप अच्छी जॉब में अगर आ जाते हैं तो सफिशेंट है अपने आप में। आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया लेकिन आपको लगा नहीं कि वो सफिशेंट है, आपका लालच और बढ़ा तो आपने सिविल्स की प्रिपरेशन की, IAS ऑफिसर आप बन गए। वहाँ भी आपको उसके बाद भी लोगों को लगता है कि अब तो जीवन बस सफल हुआ, अब तो कमाना है, खाना और जीवन जीना है, बस भोगना है जिससे हम कहते हैं। लेकिन आपको फिर कुछ ऐसा जो एडवेंचरस, थ्रिलिंग तो है ही, बहुत रिस्की भी था अपने आप में। हाँ। और आपका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था पास्ट इसका, तो आपने उस पर अटेम्प्ट किया, उसको भी कॉन्क्वर किया आपने। उसके बाद भी आपको लगा, जैसे हम कहते हैं कि इस दुनिया में फिर प्राकृतिक रूप से बहुत ऊपर जाके अलग तरह की दुनिया, एंड देन एज अ राइटर एक और जो इमेजिनेशन की दुनिया क्रिएट की जाती है, आपने वहाँ भी सेंध लगाई। तो क्या आपके जहन में रहता है जब आप इस तरह की कोशिशें करते चलते हैं? और मैं साथ में ये भी जोड़ दूँ, व्हाट नेक्स्ट? अभी तो फिलहाल
मैं अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो मेरा जॉब है उस पर फोकस कर रहा हूँ। उसमें अभी सीतापुर में एज CDO पोस्टेड हूँ। स्वच्छ भारत अभियान पे बहुत जोर है और आगे मैं चाहूँगा एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स कि अच्छा परफॉर्म करूँ, अच्छा डेवलपमेंट करूँ, पब्लिक सर्विस दूं। इसके बाद आगे मौका मिला तो एडवेंचर है माइंड में, बट मैं चाहता हूं अभी तक लाइफ में जो सीखा हूं उसका पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दूं। तो अभी कोई फिक्स ये टारगेट नहीं है कि माउंटेन चढ़ना है या राइट अप। जैसे जैसे लाइफ में आएगा अपॉर्चुनिटीज, मैं उस अपॉर्चुनिटी को ऐसे यूज करूँगा कि पब्लिक को बेनिफिट मिले और ऑब्वियसली उसमें मेरा नाम जुड़ा हुआ है, हमने एफर्ट लिया है तो लोग नाम जाने और बेनिफिट हो, उससे मुझे इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जी बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले जब संगीत की बात चली, आपने कहा कि संगीत सुनना आप पसंद करते हैं, उसके बारे में आपसे बात करेंगे, आपकी हॉबीज़ भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। हमारे साथ है रविंद्र कुमार जी, जो IAS ऑफिसर हैं, माउंटेनियर हैं, साथ ही राइटर हैं। जैसे आपने कुछ देर पहले पर जिक्र किया कि माउंटेनियरिंग के लिए फिटनेस जो है बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो आप तो अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, चाहे खान पान की बात हो या फिजिकल एक्टिविटी की। हम दर्शकों को बताते हैं कि फ़िटनेस के लिए क्या करना बेहतर है। 8 एक्सरसाइज हैं वेट को बैलेंस करने के लिए, बॉडी को परफेक्ट शेप में लाने के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल भी बनाने के लिए, और उससे साथ साथ बॉडी एनर्जाइज भी होगी। तो हम सबसे पहले बैठ करके करने वाले कुछ योगाभ्यासों को लेते हैं। हम बैठ करके कम से कम 2 तरह की व्यायाम करें। एक जिसको हम चक्की घुमाना बोलते हैं, ग्राइंडिंग। दोनों हाथ की उंगली को इंटरलॉक कर लिया और दोनों पैर बिल्कुल सामने सीधे, और दोनों पैरों को मिला करके सामने से हाथ ऐसे लेकर के आए कि आपके हाथ पंजों के ऊपर से टच करते हुए आए, और जब इस पीछे की ओर आए तो आपके हाथ जंघाओं के ऊपर से ऐसे टच करते हुए, और इस तरह से आप बड़ा शून्य बनाएं। और जब आप ये बड़ा शून्य बनाते हैं, आप इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो इससे आपके पीठ का वेट, कमर का वेट, आपके पेट का वेट ये कम होगा। तो पेट को और पीठ को हल्का करने के लिए और बॉडी को फ्लेक्सिबल भी बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है अभ्यास, ग्राइंडिंग का, चक्की घुमाने वाला अभ्यास। इस तरह से दोनों तरफ से आप 10-10, 20-20 बार कर सकते हैं। मानो एक बार में आप ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो एक बार आपने 8-10 बार किया, फिर थक गए तो फिर थोड़ा रुक करके आप दूसरी बार कर लिया करें। इससे बॉडी आपकी परफेक्ट शेप में भी आएगी, आपका शरीर खूबसूरत भी होगा, मोटापा जो आपका बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा, और फ्लेक्सिबल भी होगी बॉडी। बॉडी फ्लेक्सिबल होगी अर्थात जब आपका यहाँ तक हाथ आने लग जाएगा, इसका मतलब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो चुकी है। बॉडी फ्लेक्सिबल है या नहीं, इसका एक सीधा सा मानदंड है, पैरामीटर है इसका। आप ऐसे हाथ सामने लेकर के आएँ और आपकी ये बीच वाली उंगली यदि एड़ी के पास आ जाती है तो समझो कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। यदि आपसे पश्चिमोत्तानासन हो जाता है तो इसका मतलब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। पहले अंगुली से और अंगूठी से पैर की अंगूठी को पकड़कर स्वास्थ्य बाहर छोड़ा, आगे झुक गए, माथा घुटनों से लगा दिया, कोहनियों को जमीन पर टिका दिया। तो यह बॉडी मास इंडेक्स को बैलेंस करने के लिए हमने एक अभ्यास बताया। तो ये था फिटनेस टिप्स आपके लिए। और रविंद्र जी, हमने बात की जिस तरह से आपको संगीत पसंद है और आप इस तरह की अलग अलग तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं। जो लोग इस समय आपको देख रहे हैं, चाहे वो सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कुछ इसी तरह के अचीवमेंट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, मैं उनके लिए एडवांस पॉजिटिव विजुलाइजेशन क्या है वो अगर इस बात को साइंटिफिकली समझ लेंगे तो मुझे लगता है उन्हें विश्वास होगा कि ऐसा करने से सक्सेस मिलेगी। तो मैं उनको ब्रीफ में जो एडवांस पॉजिटिव विजुलाइजेशन है उसके बारे में बताना चाहूँगा। और ये कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड से आई है, वो ये हमने जो लाइफ में ऑब्जर्वेशन है उसको लिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब आप किसी, जैसे आज का इंटरव्यू है, इसको अगर आप कल याद करेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो आवाज़ आएगी या सेट का फ़ोटो आएगा कि हम दोनों बैठे हुए हैं, लोग कैमरामैन लगे हुए हैं। सबसे पहले दिमाग में फोटोग्राफ्स आता है जी। फिर आवाज़ें आती हैं। वो इसलिए होता है कि आउट ऑफ ऑल सेंसेज, जो हमारे सेंसेज हैं, टच है, स्मेल है, हियरिंग है ना,
और साइट है, इस सब में माइंड साइट को सबसे ज़्यादा कैच करता है सबसे पहले। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जो भी आप सोचते हैं दिमाग में, वो जो मेंटल स्क्रीन है उस पर चलचित्र की तरह चलता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि चलचित्र की तरह रियल में चलना और जो इमेजिनरी है उसमें ड्रीम कैसे फुलफिल होगा। तो 2003 में एक रिसर्च आर्टिकल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने पब्लिश किया था, उसमें इन्होंने पियानो एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उनको एक को पियानो दिया गया कि आप डेली 2 घंटे पियानो का प्रैक्टिस करो, एक्चुअल पियानो, और एक ग्रुप को बताया गया कि आप सिर्फ इमेजिनेशन करो कि आप पियानो बजा रहे हो। तो 5 दिन के एक्सपेरिमेंट के बाद, ऐसे तो डेली उनका ब्रेन टेस्ट किया जाता था, बट 5वां दिन एक TMS टेक्निक होता है, न्यूरो साइंटिस्ट ने इस टेक्निक के माध्यम से उनका मोटर कॉर्टेक्स रीजन ऑफ ब्रेन का टेस्ट किया, तो दोनों ग्रुप के ब्रेन में सेम एक्सपेंशन पाया गया। तो साइंटिस्ट इस निष्कर्ष पे निकले कि रियल आप थिंकिंग करते हैं रियल चीज़ के बारे में या इमेजिनरी वर्चुअल थिंग के बारे में, माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है, वो इक्वली एक्सेप्ट करता है। तो जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव और इमेजिन कर रहे हैं कि मेरा तो नहीं होगा, तो माइंड नहीं को एक्चुअलाइज करता है। आप ये इमेजिन करते हैं कि मेरा हो गया है, माता पिता खुशी हैं, फिर जॉब लगा है, तो माइंड भी वैसे उसको एक्चुअलाइज करता है। बहुत अच्छा भी लगा आपसे बात करके, और हम तो ये कहेंगे कि मिनी एवरेस्ट आप इसी तरह से आगे भी कॉन्कर करते रहें और ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन की तरह से काम करता रहे। और आप ऑलरेडी बहुत से वर्कशॉप्स और लेक्चर्स वगैरह के थ्रू भी लोगों को मोटिवेट कर ही रहे हैं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आज सवेरे में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी चाहूँगा कि जो दर्शक हैं इसका लाभ उठाएँ और अपने ड्रीम्स को पाएँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मौका दिया कि दर्शक को ये बात बताएं ताकि वो लाइफ में आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज सवेरे में आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले इतना ज़रूर कहेंगे, कार्यक्रम के विषय में आप कुछ भी कहना चाहते हैं, अपना फीडबैक आप हमें भेज सकते हैं आज सवेरे @ddkdelhi.org.in पर। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।